हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 1 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में हमने समझाई है, तो पूरी वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा। इसकी क्विज भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। इसकी क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर। चलिए हम लोग दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला था निम्न में से कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अगला, हाल ही में प्रख्यात ओडिया लेखक विजय मिश्रा का निधन हुआ। इनकी किस पुस्तक के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो इन्हें वानप्रस्थ के लिए मिला था। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, मूडीज़ ने भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर कितना कर दिया? दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले मूडीज़ ने अपना जो अनुमान बताया था उसे अब फिर से घटा दिया है। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको अपडेटेड रहना है। तो इससे पहले मूडीज़ ने बताया था 2.5%, लेकिन अब इन्होंने अपनी GDP ग्रोथ रेट भारत के प्रति घटाकर अनुमान बताया है। अब बताया है 0.20%। अभी तक का सबसे कम परसेंटेज का अनुमान बताया है मूडीज़ ने। अच्छा दोस्तों, इतनी कम GDP ग्रोथ रेट का मेन कारण तो कोरोना वायरस ही है, लेकिन इस बार दोबारा GDP को घटाने का कारण ये है क्योंकि इंडिया में भी लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी भी आगे भी उम्मीद है कि लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, जो भी प्रोडक्शन सिस्टम है वो ठप पड़ा हुआ है, तो इकोनॉमी और धीरे धीरे नीचे होती जा रही है, डाउन पड़ती जा रही है। इस वजह से मूडीज़ को इंडिया के लिए अपनी GDP ग्रोथ रेट का अनुमान फिर से घटाना पड़ा है। क्लियर है? तो इस बार मूडीज़ ने हालांकि चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया इन तीनों ही कंट्री का ही अनुमान लगाया है। और एक और ख़ास बात, मूडीज़ ने यह भी बताया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी कि 2021 और 22 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़कर हो जाएगा 6.2%। तो इतना बताया है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 0.2%। क्लियर? अब ये तो रहा दोस्तों मूडीज़ का अनुमान। कुछ और भी एजेंसियां हैं जिन्होंने भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान बताया हुआ है। उन सभी का हम लोग बार बार रिवीजन करेंगे। जब तक बार बार रिवीजन करते रहेंगे तब तक हमें चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, फिच रेटिंग का अनुमान बताना शायद मैं भूल गया था, उसे याद रखिएगा। फिच रेटिंग ने बताया है 0.8% का अनुमान। ठीक है? और मूडीज़ ने अभी सबसे कम बताया 0.2% का अनुमान। इसके ऊपर बताया है इंडिया रेटिंग्स ने 1.9% का अपना अनुमान बताया। और इतना ही दोस्तों IMF ने भी बताया था, इसे भी आपको याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया? 2.8% का अनुमान बताया। और ADB ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4.0% का अपना अनुमान बताया था। वैसे GDP और GDP ग्रोथ रेट के बारे में हमारे सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, लेकिन दोस्तों मैं फिर से आपका रिवीजन करा देता हूं। जो नए लोग आए होंगे वो लोग भी जान ले। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों उस देश के अंतर्गत, जैसे यहाँ पर भारत की बात हो रही है, तो भारत के अंतर्गत भारत की सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में जितना भी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे ही कहते हैं हम लोग GDP। और दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में अगले पिछले फाइनेंशियल ईयर की अपेक्षा कितना ग्रोथ देखी जा रही है, कितने परसेंटेज की, उसे हम लोग कहते हैं GDP ग्रोथ रेट, जिसका हम लोग अनुमान लगाते हैं। क्लियर है? तो यानी कि इस वाले फाइनेंशियल ईयर में GDP ग्रोथ रेट 0.2% रहेगी अकॉर्डिंग टू मूडीज। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो अभी हाल ही में दोस्तों सुरेश एन पटेल जी ने एक नए विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है। ठीक है? सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर। एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है उसके नीचे 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं यानी सतर्कता आयुक्त होते हैं। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, नीचे 2 विजिलेंस कमिश्नर। तो अभी कुछ ही दिन पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए थे संजय कोठारी जी, और अब उनके नीचे विजिलेंस कमिश्नर एक तो हैं ये सुरेश एन पटेल और दूसरे जो विजिलेंस कमिश्नर है वो हैं शरद कुमार जी। दोनों को नाम आपको याद रखना है। ठीक है? तो सुरेश एन पटेल अभी हम लोग कहें तो एक सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। कितने वर्षों के लिए? ये अगले 2 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है? इनका कार्यकाल दिसंबर 2022 में खत्म होगा, समाप्त होगा। अच्छा, जब बात इतनी जान ही लिए हैं हम लोग, तो हम लोग विजिलेंस कमिश्नर के बारे में भी थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारत के दोस्तों वेरियस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, उनसे रिलेटेड करप्शन को रोकने के लिए एक संस्था होती है विजिलेंस कमिश्नर, सतर्कता आयुक्त।
तो वही है ये सिस्टम। विजिलेंस कमिश्नर का कार्यकाल दोस्तों होता है 4 ईयर या फिर इनकी उम्र का 65 वर्ष, ठीक है, जो भी पहले हो जाए। यानी कि अगर इनकी उम्र 65 वर्ष तक हो जाती है पहले तो तभी ये रिटायर हो जाएंगे, नहीं तो अगर ये 4 वर्षों तक का कार्यकाल पूरा कर ले जाते हैं तो ये 4 वर्ष बाद रिटायर होंगे। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए इनकी उम्र है 62 वर्ष, तो पहले क्या पूरा होगा, पहले 65 वर्ष पूरा होगा, कंप्लीट होगा। तो जैसे ही 65 वर्ष कंप्लीट हुआ तुरंत ये रिटायर हो जाएंगे, यानी कि इनका कार्यकाल बचा 3 वर्षों का। लेकिन अगर यही अभी 60 वर्ष के या 58 वर्ष के होते तो फिर इनकी उम्र 65 वर्ष तो जल्दी नहीं आएगी, पहले 4 वर्ष आएगा, तो पहले ये 4 वर्षों के बाद ये रिटायर हो जाएंगे। इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो 4 वर्षों का कार्यकाल होता है या उम्र का 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने किसे 2 वर्षों के लिए क्रिकेट से बैन किया। तो अभी हाल ही में आईसीसी ने दोस्तों दीपक अग्रवाल जी को क्रिकेट से 2 वर्षों के लिए बैन कर दिया है। क्रिकेट के सभी गतिविधियों से इन पर बैन किया गया है। ठीक है, दीपक अग्रवाल हैं कौन? दीपक अग्रवाल दोस्तों 2018 में आपको याद हो तो T10 लीग हुआ था, तो उसी क्रिकेट लीग के फ्रेंचाइजी टीम मालिकों में से एक थे दीपक अग्रवाल जी। तो इन पर अभी हाल ही में आईसीसी ने एंटी कोड करप्शन का उल्लंघन करने की वजह से बैन लगाया है। एंटी कोड करप्शन आईसीसी का एक रूल है, उसको फॉलो ना करने की वजह से इन पर बैन लगाया गया है। ठीक है, इन पर आरोप है कि इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छिपाया है या फिर इन्फॉर्मेशन का गलत यूज किया है। इस वजह से इनको क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से, क्रिकेट के सभी गतिविधियों से 2 सालों के लिए बैन लगाया गया है। क्लियर है। अब देखिए कुछ और भी बैन लगाए गए हैं अभी कुछ ही दिन पहले, उनके बारे में भी हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यानी पीसीबी ने दोस्तों उमर अकमल पर 3 वर्षों के लिए बैन लगाया था भ्रष्टाचार के आरोप में। और अभी झूमा खातून जो एक धावक हैं, इन पर भी 4 वर्षों का बैन लगाया गया है, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। क्लियर। अब आया है आईसीसी। आईसीसी होता क्या है? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पूरी दुनिया भर में जो क्रिकेट होता है उसका एक बोर्ड है, जो हेड बोर्ड है वो है आईसीसी। क्लियर है। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दोस्तों दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। इसके सीईओ हैं मनु साहनी और शशांक मनोहर जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। और रवि शास्त्री का नाम जो आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में, ये इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं ही, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों जीवन अमृत योजना शुरू की है, लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कोविड-19 वायरस से लड़ने में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कारगर होती है। इसके लिए आप लोग सिंपल भाषा में ये समझिए कि हमारा जो शरीर है इसमें भी दोस्तों करोड़ों अरबों वायरस पाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में बाहरी रोगों से प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, यानी जो बाहरी वायरस होता है उनसे लड़ते हैं, तो वही होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो उसी को बढ़ाने के लिए यानी इम्यूनिटी सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। अब इसके तहत क्या होगा? इस योजना के तहत होगा ये दोस्तों कि एमपी स्टेट का जो आयुष विभाग है उसने दोस्तों एक त्रिकूट चूर्ण तैयार किया है। त्रिकूट चूर्ण, ये त्रिकूट का मतलब है कि ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पीपल, अदरक और काली मिर्च। तो त्रिकूट चूर्ण का पैकेट जो होगा, पैकेट को जहाँ जहाँ कोरोना संक्रमण के मरीज हैं, जहाँ जहाँ कोरोना संक्रमण ज़्यादा फैला हुआ है मध्य प्रदेश में, उस एरिया में फ्री में वो पैकेट बांटा जाएगा। तो यही है जीवन अमृत योजना। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज करेंगे पिछले दिनों में जो आए थे। अभी मध्य प्रदेश ने दोस्तों महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ही कोविड-19 के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, यानी वो हेल्थ वर्कर्स जो कोविड-19 मरीजों के लगातार संपर्क में रहते हैं, उनको 10,000 रुपये प्रतिमाह देने की भी घोषणा की थी, इसे भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश देखिए मैप में, ये रहा मध्य प्रदेश, भोपाल है यहाँ की राजधानी, शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, लालजी दास टंडन जी हैं गवर्नर। कान्हा किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में ही। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से। इतने राज्यों से अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को किसका अध्यक्ष बनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों राजीव कुमार जी को बनाया गया है लोक उद्यम चयन बोर्ड का यानी पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष। ये पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं, यानी कि फार्मर ये फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं।
झारखंड कैडर के 1984 बैच के ये IAS ऑफिसर हैं और अब ये होंगे पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष। इनको दोस्तों अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अब ये किसकी जगह पर आए हैं, तो ये आए हैं दोस्तों कपिल देव त्रिपाठी जी के स्थान पर। कपिल देव त्रिपाठी जी अभी आपको याद हो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अभी हाल ही में ये सचिव बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं, तो उसे भी आपको याद रखना है। अच्छा, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कुछ और भी जो सेक्रेटरी बने हैं, सचिव बने हैं, अभी हाल ही में आया था चर्चे में। जैसे रवि मित्तल को दोस्तों अभी हाल ही में स्पोर्ट सेक्रेटरी बनाया गया, खेल सचिव बनाया गया था। अमित खरे जी को बनाया गया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का एडिशनल सेक्रेटरी, और अनीता करवाल को बनाया गया था स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी सेक्रेटरी। और वहीं प्रीति सूडान जो कि हेल्थ सेक्रेटरी पहले से ही थी, इनको 3 महीनों को विस्तार दिया गया। ठीक है, 3 महीनों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किस बैंक ने महाराष्ट्र को $346 मिलियन के ऋण देने को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र को $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, लोन को मंजूरी दी है। ठीक है, ये किस लिए है, ये पावर सेक्टर में इसके सहयोग के लिए है। इसका यूज महाराष्ट्र करेगी ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इससे जो महाराष्ट्र सरकार का जो हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्लियर, तो अब ये दे रहा है लोन ADB दोस्तों अभी पिछले दिनों में भी चर्चे में आया था, अभी कल की भी वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इसने भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, यानी लोन को मंजूरी दी है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ दिन पहले ही इसने भारत को ही $2.2 बिलियन की सहायता की घोषणा की थी, हेल्प की घोषणा की थी। मैंने आपको पहले भी बताया है लोन और हेल्प में अंतर होता है। ठीक है, और ADB ने क्या अपना बताया है अनुमान भारत की GDP ग्रोथ को लेकर 4.0%, इसे भी याद रखना आपको। ADB के बारे में थोड़ा सा और जानिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मनीला में, फिलीपींस में। 1966 में हुई थी इसकी स्थापना। मसासुगु अस्कवा जी हैं इसके वर्तमान में हेड। 68 कंट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आज नियुक्तियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्यों हैं, क्योंकि आज दोस्तों है 1 मई और 30 अप्रैल बीता हुआ है, यानी वो महीना बीता हुआ है। तो 30 अप्रैल को बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं, तो बहुत सारे रिटायर भी हुए, कुछ नई नियुक्तियां भी हुई। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, तो कतर में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए, अभी हाल ही में दीपक मित्तल को बनाया गया। दीपक मित्तल दोस्तों ये विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, यानी संयुक्त सचिव भी हैं। तो इनको पी कुमारन के स्थान पर, पी कुमारन जो आपको C ऑप्शन में दिख रहे हैं, इनके स्थान पर बनाया गया है नया कतर में भारत का राजदूत। ओके, ये 1998 बैच के IFS ऑफिसर हैं। इसी क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन जानेंगे। एक और राजदूत की नियुक्ति हुई है बहरीन में दोस्तों पीयूष श्रीवास्तव को बनाया गया है भारत का राजदूत। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और पीयूष श्रीवास्तव जी को आलोक कुमार सिन्हा जी के स्थान पर लाया गया है, इनको वहां पर बनाया गया है। तो बहरीन में भारत का अगला राजदूत बनाए गए पीयूष श्रीवास्तव, और कतर में भारत के अगले राजदूत बनाए गए दीपक मित्तल। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया। दोस्तों अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए TS तिरुमूर्ति जी। कौन, TS तिरुमूर्ति जी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 30 अप्रैल बीता हुआ है, तो सैयद अकबरुद्दीन जो इससे पहले थे वो 30 अप्रैल को रिटायर हुए। तो जब 30 अप्रैल को वो रिटायर हुए तो उनकी जगह पर अब TS तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया, अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में। TS तिरुमूर्ति दोस्तों ये 1985 बैच के IFS ऑफिसर हैं। वर्तमान में ये फॉरेन मिनिस्ट्री में भी सेक्रेटरी हैं। तो इनको यूनाइटेड नेशंस का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दोस्तों 30 अप्रैल को मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। तो आयुष्मान योजना के तहत दोस्तों प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों इसको एक और नाम से जाना जाता है PMJAY योजना के नाम से, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से। फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा गया है एग्जाम में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना की शुरुआत या कहें इस योजना को कब शुरू किया गया था, लॉन्च कब किया गया था, तो वो किया गया था 30 अप्रैल 2018 को।
तो 30 अप्रैल दिन है वो, इसी वजह से इस दिन मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। क्लियर है। आयुष्मान भारत योजना के तहत होता यह है दोस्तों कि जितने भी गरीब परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए तक का प्रत्येक परिवार की दर से फ्री में इलाज कराया जाता है पूरे देश भर के सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स में। सिलेक्टेड मतलब ये समझ लीजिए 90% से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में, लगभग सभी हॉस्पिटल्स जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो सभी कवर अप होते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है जिससे इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। ठीक है, कि उनको बताया जा सके कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के अकॉर्डिंग देश भर में वो किसी भी हॉस्पिटल्स में मेडिकल सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाएगी, वो प्राप्त कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं इस योजना का। ठीक है, बशर्ते इसका जो भी नियम है उसको फॉलो करना होगा। तो इसलिए ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर का निधन हो गया, इन्होंने किस फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी? तो दोस्तों एक और फेमस और दिग्गज बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर का भी निधन हो गया। अभी आपको मैंने कल की भी वीडियो में बताया था कि परसों इरफान खान जी का निधन हुआ था और कल ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। बैक टू बैक 2 बॉलीवुड स्टार का। ये एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों थे। इनको दोस्तों एक कैंसर हुआ था, बोन मैरो कैंसर। इन्होंने दोस्तों 1970 में इनकी एक फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर, तो उससे इन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। ठीक है, बाल कलाकार के रूप में इन्होंने उसमें अभिनय किया था, फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बतौर लीड एक्टर यानी कि जो प्रमुख अभिनेता होते हैं, एक्टर होते हैं, उसके रूप में किस फिल्म से इन्होंने शुरुआत की, तब आप बताएंगे बॉबी। ये आई थी 1973 में फिल्म। ठीक है, बॉबी से। तो जब ये मेरा नाम जोकर फिल्म किए तो उसके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला था, और जब ये बॉबी फिल्म किए थे तो उसके लिए इनको फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था ऋषि कपूर को। क्लियर है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से 1 मिनट बात करनी थी। काफ़ी लोग जो हैं दोस्तों वो मिली जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं अपना। कुछ लोग कह रहे हैं स्टैटिक जीके जीएस का जो पॉइंट है, जो सेक्शन है, उसे अलग वीडियो में बनाओ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जा रही है। कुछ लोग को ये पसंद आ रहा है मेथड कि उनको स्टैटिक जीके जीएस, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने में आप लोग की आदत हो गई है, तो आप लोग उसे देखोगे ज़रूर। और साथ ही साथ अगर आप लोग स्टैटिक जीके जीएस का भी पॉइंट ले रहे हो तो क्या बुराई है। तो मेरा तो ये मानना था, इसलिए मैंने शुरू किया। लेकिन बहुत से लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जा रही है और इतना टाइम नहीं होता है, ये सब वगैरह जो भी है। तो उनको चाहिए कि वीडियो केवल करंट अफेयर की हम बनाएं, वो स्टैटिक नहीं देखना चाहते हैं। तो आप लोग से मैं एक पोल कराना चाहता हूँ। ऊपर यहाँ पर जाइए, उसमें आप लोग वोटिंग कीजिए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। मतलब एक ही में वीडियो चाहिए स्टैटिक जीके जीएस, जिससे आप लोग करंट अफेयर के साथ साथ वो भी तैयार करते चलो, या फिर आपको उसकी सेपरेट वीडियो चाहिए। देखिए, सेपरेट वीडियो के लिए एक कंडीशन है मेरी। सेपरेट वीडियो के लिए अलग से एडिटिंग करनी पड़ती है, अलग से अपलोड करना पड़ता है, अलग से रिकॉर्ड करना वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस समय लॉकडाउन की वजह से आप सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग अलग अलग हैं, तो हमको ही सब कुछ काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर सेपरेट वीडियो मिलेगी तो वो 10 मिनट के आसपास ही होगी। ठीक है, तो ऐसा अगर आप लोग चाहते हैं 10 मिनट के आसपास, तब तो मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। सुबह में 7 बजे या 8 बजे के करीब में आसपास में वो अपलोड हो जाएगी, तो दोनों वीडियो आपको अलग अलग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग इसी में चाहते हैं तो फिर आपको ये लंबी वीडियो देखनी होगी। जैसा भी जो आपका ओपिनियन हो आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए, और जो भी हो आप लोग पोल जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऊपर से आप लोग वोटिंग कर सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप लोग आंसर कर दीजिए। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में आंसर कीजिए। बात कर लेंगे उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, आंसर किए थे। उनके नाम हैं रविशंकर, गुरुदेव यादव, श्याम शेर कुमार, एमके जोशी, मनु पांडे, नरेंद्र मीना, पूजा चौधरी, चांद बाबू, शांति प्रिया, चंद्रकेतु कुमार, मिथुन कुमार, विकी राज, नेहा जायसवाल, विजय यादव और गुड्डू कुमार। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।